बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इट्स लेक्चर नंबर 4 इन केस ऑफ डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 61, काज ऑफ दिस। ये जो साइन काज वगैरह है ना, दो स्पेशल फंक्शंस, इनका एक छोटा सा इशू ज़रा नोट कर लें कि इनकी वैल्यूज़ ना दोबारा रिपीट होके वहीं आनी होती हैं। से ये आपके पास है इस वक्त ये वाला क्वेश्चन, काज ऑफ ए एक्स प्लस बी। हमसे पूछा हुआ है y2 बता दें। तो जिस वक्त y1 लेंगे ये काज का हो जाएगा माइनस साइन, आगे ये रहा इसका एंगल, फिर एंगल का डेरिवेटिव a हो गया। जब हम यहाँ से y2 लेंगे तो साइन का हो गया आपके पास काज, ये हो गया एंगल ए एक्स प्लस बी, ये एंगल का डेरिवेटिव, ये ए पुराने वाला, तो मिलके क्या हो गया, ये काज ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। ये y2 की कीमत आपको बनती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए, एक दफ़ा साइन का काज, काज का साइन, साइन का काज, काज का साइन बनता जाएगा, क्योंकि ये दोबारा से रिपीट होके उसी फॉर्मेट में आ जाता है। तो इस हवाले से ये देखिए, दो दफ़ा डेरिवेटिव लेने के बाद ये ओरिजिनल फंक्शन ने दोबारा आगे क्रिएट हो जाना होता है। या साइन प्लस होगा या ज़्यादा से ज़्यादा माइनस होगा। तो इस तरह से जो डेरिवेटिव के नाम हैं y1, y2, y3, y4, इन टर्म्स ऑफ अगेन ये वाइज की फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर था। अब आप समझ सकते हैं, अगर तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से कॉज फॉर्म, साइन फॉर्म में मौजूद हो, वेल एंड गुड। नहीं तो फिर देखिए, उसको जब दोबारा से हमने इसकी जगह ये y लगाया असल ओरिजिनल फंक्शन से कीमत, तो आपका आंसर कुछ इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, सिमिलरली मैं थोड़ा सा और यहाँ से ऐड कर दूँ कि जब आपको y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स है, तो यहाँ से y4 पूछ लेते हैं। तो ये a की पावर 2, यानी कि जब y1 लेंगे e की पावर ए एक्स इंटू ए, जब y2 लेंगे e की पावर ए एक्स इंटू एक और a, उसको मिलके a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरतीब से जब y4 लेंगे तो e की पावर ए एक्स इंटू ए की पावर 4। यहाँ तक तो समझ आती है, लेकिन इसका नाम फिर से वो y लगा देते हैं ऐसे, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन आपका वो एज इट इज़ आगे रिपीट होता रहता है। तो इस तरह से वो फंक्शंस जो रिपीटेड कैटेगरी में आ रहे होते हैं, दोबारा से उनकी स्ट्रक्चरिंग वही क्रिएट हो रही होती है। तो वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखा करें, मल्टीपल चॉइस में वो y दोबारा इन कर दिया जाता है। तो ये आपकी बेस्ट एग्जांपल्स थी, एक्सपोनेंशियल और ये साइन काज, स्पेशली ये वाले। चलिए जी, अब मज़ीद आगे बढ़ते हुए, फंक्शन दिस विल हैव मिनिमम वैल्यू एट। अब मिनिमम वैल्यू का या मैक्सिमम वैल्यू का तरीक़ाकार क्या होता है, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। से इस वाले फंक्शन का जब f डैश एक्स लेंगे तो इट विल बी 2x प्लस 2। इस वाले फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2x प्लस 2, उसी को ज़ीरो से इक्वेट करते हुए हमें x की कीमत मिलती है, एक x इज इक्वल टू -1। अब इस जगह पर ही कीमत मैक्सिमम होनी है, इसी जगह पर ही कीमत मिनिमम होनी है। वो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का अंदाज़ा कैसे होता है, वो उसके अगले डेरिवेटिव से, सेकंड डेरिवेटिव से। जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये देखिए, क्वाड्रेटिक फंक्शंस जब शुरू दिए हुए होते हैं ना, उनका सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट में चेंज हो जाता है। इसलिए वो फैसला आपका यहीं से हो जाना होता है ओरिजिनल क्वेश्चन से, कि वो प्लस आना है सेकंड डेरिवेटिव या माइनस आना है। सो हमें बस ये कीमत निकाल के इसी को ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देना चाहिए। x इज इक्वल टू -1 जब हम इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर x की कीमत f ऑफ x, इसकी जगह -1 लगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस का 3, ये मिलके हो गया 1 -2 -3, अल्टीमेटली माइनस का 4। ये फंक्शन दिस विल हैव मिनिमम वैल्यू, सॉरी ये आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, वो बनेगी -4। यहाँ पर तो पूछा ही इतना था
कि किस जगह पर कीमत मिनिमम है। सो दैट्स इट। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो जो एक्स का आंसर है वही आपके पास एक्स इज इक्वल टू -1 पर ही ये वैल्यू मिनिमम है। चलिए जी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर, वो डेरिवेटिव की जस्ट डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के हवाले से अब आप समझ सकते हैं dy/dx। ये रूट वाले का डेरिवेटिव शुरू वाली एग्जांपल्स में भी समझा दिया था कि 1/2 ये कंप्लीट रूट लिख देना होता है, वो लिख दिया। फिर रूट के अंदर वाली स्टेटमेंट का डेरिवेटिव वो अब 1 है, अंडरस्टूड है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, 65 डेरिवेटिव ऑफ a/x, a एक कांस्टेंट है, तो ऐसे हालात में आपको यूं कहा है नीचे वाले को इस तरह शिफ्ट कर लिया करें ऊपर। जब एक तरफ कांस्टेंट हो एक तरफ वेरिएबल हो तो आप u/v कोशेंट रूल ना लगाया करें, बल्कि नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर लें। कोशेंट रूल लगाने से टेंशन कोई नहीं है, लेंथ बढ़ेगी। ऐसा करने से आपको फौरी आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, a कांस्टेंट है, -1 x की पावर -2, ये आपका आंसर बन गया। इसको दोबारा से जब नीचे शिफ्ट करेंगे वो नीचे आके फिर से x² हो जाएगा। तो इस तरह से a/x² विद माइनस साइन। और ये बहुत ज़्यादा जगह पे क्वेश्चन इस तरह का आ रहा होता है 1/x। जब थोड़ी सी बच्चा प्रैक्टिस करता है तो इसका जो अगला डेरिवेटिव है ना, ऐसे याद होना शुरू हो जाता है। लिटिल प्रैक्टिस ही आपको इन क्वेश्चंस को याद करने में हेल्पिंग लाइन मिल जाती है। तो फिर शायद प्रॉब्लम वो नहीं रहता जो एक्चुअली होता है, जल्दी जल्दी काम होना शुरू हो जाते हैं। चलिए जी, cos x का स्क्वायर, डेरिवेटिव cos का हो गया माइनस साइन, ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल पर तो एक्शन होना ही नहीं, एंगल उसी तरह से आ गया। बाद में डेरिवेटिव लिखना है उसी एंगल का, वो है x², ये बन जाएगा 2x। तो 2x ये रहा आपके पास इसका आंसर चॉइस। बाकी अब आप देखते जाइए, इंशाल्लाह हर चीज़ बड़े आसानी से मैनेजेबल नज़र आएगी। चलिए जी, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर cos x, तो e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर ही होता है इस तरह से। बाद में डेरिवेटिव आना है सिर्फ और सिर्फ पावर का। तो पावर का cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो वो माइनस साइन शुरू में लग जाएगा। तो आपके सामने e की पावर का ये cos x मल्टीप्लाई बाई ये sin x, ये रहा डेल्टा ऑप्शन। इनके सीधी सीधी सी बातें हैं। अब वो मेन लिस्ट जो पहले लेक्चर की है वो आपको मैनेज करनी है। अगर बच्चा वो याद नहीं करके बैठता तो फिर ज़ाहिर है यहाँ टेंशन पालता है। अगर उसको थोड़ा सा साथ मैनेज करता है तो वो लिस्ट साथ साथ आपको फार्मूला याद करने में हेल्प करती है। ये तो एक स्ट्रक्चर है ना कि क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या है, हमने कैसे मैनेज करना है इसको। जी लीजिए, log ऑफ दिस, अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इस 1 log की बात करते हैं तो log का डेरिवेटिव होता है 1/, जो कुछ भी ये log के आगे आए। तो log के आगे इस वक्त इतनी ब्रैकेट है, ये हो गया 1/। बाद में इसी का डेरिवेटिव फिर साथ आता है, इसका 0 हो गया, cos का होना था माइनस साइन, जो कि इस तरह बन जाएगा। अब आपके पास अल्टीमेटली सोल्यूशन बन गया प्लस का साइन एक्स ऊपर, नीचे आ गया 1 - cos x। मैंने जानबूझ के यहाँ से भी ये मैनेजमेंट की जा सकती थी, इधर से आसान किया जा सकता था, लेकिन इशू ये है कि बच्चे को इस पोजीशन में आना बनता है कि उसको हर तरह का बिहेवियर हल करना आता हो। फ़र्ज़ करें आपका आंसर ही इस फॉर्म में है sin x/1 - cos x, तो फिर उसी तरह टिक करना है। लेकिन अब आंसर आपका हाफ एंगल फॉर्म्स में है, तो फिर हाफ एंगल्स का हल देखिए। यहाँ से उस साइन का हाफ एंगल हो गया 2 sin x/2 मल्टीप्लाई बाई cos x/2। डिनोमिनेटर में जो 1 - cos x है उसका आंसर हो गया 2 sin स्क्वायर x/2। अब अगर यहाँ पर माइनस की बजाय प्लस होता तो ये 2 cos स्क्वायर x/2 होता। यही तो हुस्न है इन चीज़ों का। जब एंट्री टेस्ट में बच्चा पढ़ता है वो क्वेश्चन डेरिवेटिव का पूछ रहे होते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर वो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर की बुक की भी साथ यूज़ करवा रहे होते हैं इन एंट्री टेस्ट लेवल।
बोर्ड लेवल पे आम तौर पे यही होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, डेरिवेटिव में डेरिवेटिव के क्वेश्चंस, लेकिन आजकल थोड़ा सा लेवल हाई हो चुका है, इसलिए ये चीज़ें आपको मैनेज होती हुई नज़र आती हैं। बहरहाल कोशिश तो यही है ना कि बच्चा जो भी इनको स्टडी कर रहा है वो हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए रेडी हो। ये 2 आपका कैंसिल हुआ, ये एक साइन कैंसिल हुआ, तो बाकी क्या बचा? काज ओवर साइन विच इज़ कॉट एंगल x/2। तो इस तरह से हाफ एंगल फॉर्मेट में आपके पास ये आंसर आ गया। कभी ये 1 माइनस काज ऊपर होता है, साइन नीचे होता है, तो यही tan वाला हाफ एंगल फार्मूला बन जाना होता है। बहरहाल बी केयरफुल। चलिए जी, उसके बाद कोसिकेंट हाइपरबोलिक x, इसका आंसर माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट। जो सिर्फ फार्मूले हैं उनको तो कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं बनती, फार्मूला बच्चे ने याद करना है। जहाँ टेक्निक यूज़ होनी है फार्मूला याद करने की, वो ज़रूर बताई जाएगी कि इस तरह से आपने वर्किंग करनी है। जी लीजिए क्वेश्चन नंबर 70, एफ एक्स माइनस साइन एक्स एफ ट्रिपल डैश। तो ये देखिए, जब आपका एफ एक्स दिया है साइन एक्स विद नेगेटिव साइन, एफ डैश किधर जाएगा? ये हो गया काज एक्स। डबल डैश किधर जाएगा? ये हो गया अगेन माइनस के साथ मिलके विच इज़ प्लस साइन एक्स। और एफ ट्रिपल डैश किधर जाएगा? दैट इज़ साइन का काज। अब इस एफ ट्रिपल डैश के अंदर यहाँ पुट किया गया है काज इनवर्स एक्स, तो इधर भी एक्स की जगह हमने पुट कर दिया काज इनवर्स एक्स। ठीक है, ये काज और काज इनवर्स बैलेंस हुए, तो रिमेनिंग इज़ द रिजल्ट दैट इज़ एक्स। ये आपके पास सामने कैलकुलेशन दिखाई जा चुकी है कि किस तरह वर्किंग हुई। ठीक है, ये मैं अलहदा कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ, उधर ना कुछ हद तक कंजस्टेड हो जाता है। वो पहले पेपर्स जो मैं सॉल्व कर रहा था तो अंदाज़ा हुआ कि वो चीज़ें इधर ही लिख लिखा के ज़्यादा मिस मैनेज हो रही हैं। अब जो ज़रूरी होगी कैलकुलेशन वो साइड पे की जाएगी, जो इधर हल हो जाए तो दी बेस्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है A0। दिस इज़, ये पावर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन है। बुक में जस्ट डेफिनेशन दी हुई है, तो डेफिनेशन आप पावर सीरीज़ की नोट कर सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद एफ ओ जी ऑफ एक्स, ये ऑलरेडी ही बताया जा चुका है, यानी कि जब हमने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था फार्मूलाई की लिस्ट बताते हुए आपसे बात की थी, तो उसी वक्त इस फार्मूला को मैंने लिस्ट में डिस्कस कर दिया था। सो वो लिस्ट आप देख सकते हैं कि क्या आंसर कैसे बना। 73 एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ 1। अब देखिए, जब यहाँ से एफ डैश एक्स हल करेंगे क्या बनेगा? 100 एक्स की पावर 99, सिंपल पावर फार्मूला। तो एफ डैश किस नंबर पर? 1 पर, यानी कि एफ डैश ऑफ 1, एक्स की जगह जब 1 लगाया तो 1 की पावर 99 1 ही रहनी है, सो आंसर आपके पास 100 ही रह जाएगा। सो दैट्स इट। तो ये सिंपल कैलकुलेशन जो हो सकती है वो आपके सामने कर दी गई है, जहाँ कंजस्टेडनेस इशू नहीं बनती। चलिए जी, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्यूब, ये बातें भी मैं ऑलरेडी बताने की कोशिश